नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो पेपर है जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे, इससे संबंधित हम लोग एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। हमारा ये दूसरा सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक और सब्जेक्टिव मॉडल पेपर कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका ये जो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है ये कुल 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके तीनों खंडों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, साइबर अपराध क्या है? तो आपको बताना है कि साइबर अपराध किसे कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि साइबर अपराध वह अवैध गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क या डिजिटल डिवाइस का उपयोग हथियार या लक्ष्य के रूप में किया जाता है। यानी साइबर अपराध ऐसा अपराध है जिसको करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, नेटवर्क का उपयोग किया जाता है या किसी न किसी प्रकार के डिजिटल डिवाइस का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत डेटा चोरी आता है, ऑनलाइन धोखाधड़ी को शामिल किया जाता है जिसको फिशिंग कहते हैं, हैकिंग को इसमें शामिल किया जाता है और सोशल मीडिया पर उत्पीड़न जैसी घटनाएं जो घटती हैं ये भी जो है साइबर अपराध के अंतर्गत ही शामिल की जाती हैं। यह अपराधी की पहचान छिपाकर दुनिया के किसी भी कोने से किया जा सकता है, यानी इसको करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति अनिवार्य नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास किसे कहा जाता है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप बताएंगे कि मानव विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है बल्कि लोगों के विकल्पों और अवसरों में विस्तार करना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाओं तक पहुंच और बेहतर जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। यानी मानव विकास का आशय केवल आर्थिक वृद्धि नहीं होता है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा और बेहतर जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां लोग अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर एक सार्थक और रचनात्मक जीवन जी सकें। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? यहाँ पर वैश्वीकरण क्या है आपको बताना है। तो उत्तर में आप बताएंगे कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाएं, संस्कृतियां और समाज एक दूसरे से जुड़ते हैं और दुनिया पूरा एक ग्लोबल विलेज की तरह बन जाता है। इसमें व्यापार, निवेश और तकनीक के माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचारों का मुक्त प्रवाह होता है। यानी इस पर कोई रोक टोक नहीं होता है। वस्तुएं एक देश से दूसरे देश तक जाती हैं। इसी प्रकार से सेवाएं, पूंजी और विचार जो है एक देश से दूसरे देश में मुक्त रूप से प्रवाहित होते हैं। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया को एक वैश्विक बाजार के रूप में एकीकृत करना है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है केंद्र परिधि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो केंद्र परिधि सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि केंद्र परिधि सिद्धांत यह समझाता है कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति भौगोलिक रूप से असमान रूप से वितरित होती है। केंद्र में विकसित क्षेत्र होते हैं जो तकनीकी और संसाधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जो परिधि में होते हैं वो कम विकसित होते हैं और संसाधनों के लिए केंद्र पर निर्भर होते हैं। इनमें दोनों में असमानता बहुत ज़्यादा होता है, क्षेत्रीय असमानता बढ़ता इनमें चला जाता है। परिधि के जो देश होते हैं वो पूरी तरीके से केंद्र के देशों पर निर्भर होते हैं और परिधि के देशों का शोषण केंद्र के देशों के द्वारा किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैश्विक तापन क्या है? वैश्विक तापन क्या है आपसे पूछा गया है। तो उत्तर में आपको लिखना होगा कि वैश्विक तापन पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि है। यानी धरातल पर औसत तापमान में निरंतर होने वाली वृद्धि को ही वैश्विक तापन के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई करने से निकलने वाली ग्रीन हाउस के कारण होता है। यानी ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही वैश्विक तापमान होता है। इससे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र का स्तर बढ़ना जैसी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का अधिकतम 200 शब्दों में आपको यहाँ पर उत्तर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि अपराध तथा बाल अपराध में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको बतलाना है कि अपराध होता क्या है और अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर होते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि किसी भी सभ्य समाज में कानून का उल्लंघन अपराध कहलाता है। यानी जब हम किसी सभ्य समाज में बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उसी को अपराध के नाम से जाना जाता है। हालांकि कानून सभी उल्लंघनकर्ताओं को एक ही नजरिए से नहीं देखता। उम्र और मानसिक परिपक्वता के आधार पर कानून ने इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। पहला अपराध है और दूसरा बाल अपराध है। जो अपराध होता है वो वयस्कों के द्वारा किया जाता है और जो अपराध होता है वो किशोरों के द्वारा किया जाता है। इन दोनों के बीच मूल अंतर दंड के बजाय सुधार की भावना का होता है। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि दोनों के बीच क्या अंतर पाया जाता है। अपराध और बाल अपराध के बीच जो पहला अंतर है वो आयु का अंतर होता है। अपराध जो होता है वो 18 वर्ष के व्यक्ति या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो बाल अपराध होता है वो या तो 18 वर्ष से कम आयु की उम्र के द्वारा किया जाया कृत होता है। यानी जब व्यक्ति 18 वर्ष के कम का होता है तब वो अपराध करता है तो उसको बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा अंतर देख लेते हैं। दूसरा अंतर मानसिक परिपक्वता को लेकर के है। अपराध में यह माना जाता है कि अपराधी ने पूरी समझदारी और इरादे के साथ कानून तोड़ा है। इसके उलट बाल अपराध में माना जाता है कि बच्चा मानसिक रूप से अभी अपरिपक्व है और उसने परिस्थितियों का या गलत संगत के कारण ऐसा किया होगा। यानी बाल अपराध में ये माना जाता है कि बच्चा मानसिक रूप से अभी कमजोर है, परिस्थितियों वश आकर के या गलत संगति के कारण ऐसा अपराध किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अंतर देख लेते हैं। तीसरा अंतर न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के है। सामान्य अपराधियों पर मुकदमा नियमित फौजदारी अदालतों में चलता है, जबकि बाल अपराधियों के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। चौथा अंतर जो है वो दंड बनाम सुधार को लेकर के है। अपराध का मुख्य उद्देश्य अपराधी को सजा या दंड देना होता है, वहीं बाल अपराध का मुख्य उद्देश्य दंड देना नहीं होता है बल्कि बच्चे का सुधार, चरित्र निर्माण और उसे समाज की मुख्य धारा में वापस लाना होता है। अब अगला अंतर देख लेते हैं। अगला जो अंतर है वो हिरासत के स्थान को लेकर के है। वयस्क अपराधियों को जेल में रखा जाता है, जबकि बाल अपराधियों को सुधार गृह में रखा जाता है या संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है, जहां उनको शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला जो अंतर है वो सामाजिक प्रभाव को लेकर के है। वयस्क अपराधी कैदी का ठप्पा लग जाता है, यानी जो वयस्क अधिकारी होते हैं उन पर कैदी का ठप्पा लग जाता है, वो कैदी कहलाते हैं। लेकिन बाल अपराधी की पहचान को गुप्त रखा जाता है ताकि उसके भविष्य और करियर पर इसका बुरा असर न पड़े। ये अंतर आपको बताना है, इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वृद्ध जनसंख्या की मुख्य समस्याओं की विवेचना कीजिए। वृद्धों की कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि चिकित्सा विज्ञान में उन्नति के कारण लोगों का जो औसत उम्र है उसमें वृद्धि हुई है, जिससे विश्व भर में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि बढ़ती उम्र अपने साथ कई शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियां लेकर आती है जो वृद्धों के जीवन को जटिल बना देती है। अब देख लेते हैं कि इनके जीवन में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं पाई जाती हैं। वृद्धों के जीवन की जो पहली मुख्य समस्या है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। उम्र बढ़ने के साथ रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है वो कम होता जाता है। वृद्ध अक्सर पुरानी बीमारियों जैसे गठिया हो गया, मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया और कम सुनने या देखने की समस्याओं से जूझते हैं। तो पहली समस्या इनकी स्वास्थ्य को लेकर के होती है। जो दूसरा समस्या है वो आर्थिक असुरक्षा की समस्या है। सेवानिवृत्ति के बाद आय का नियमित स्रोत समाप्त हो जाता है, ये एक बड़ी समस्या उनके लिए है। पेंशन की कमी या महंगाई के कारण वे अपनी बुनियादी जरूरतों और दवाओं के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, यानी आर्थिक असुरक्षा दूसरी समस्या होती है इनकी। तीसरी जो समस्या है वो अकेलापन और उपेक्षा को लेकर के है। आधुनिक भाग दौड़ भरी जिंदगी और एकल परिवार के बढ़ते चलन ने वृद्धों को अलग थलग कर दिया है। बच्चों का समय न दे पाना उन्हें मानसिक तनाव और अवसाद की ओर धकेलता है। अब अगला समस्या देख लेते हैं। अगला समस्या है सुरक्षा की कमी। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वृद्ध अक्सर साइबर धोखाधड़ी, चोरी और पारिवारिक दुर्व्यवहार का शिकार आसानी से बन जाते हैं। तो सुरक्षा की कमी भी इनकी एक समस्या है। पांचवा समस्या देख लेते हैं। पांचवा समस्या है समायोजन की समस्या।
नई पीढ़ी की सोच और बदलती तकनीकी के साथ तालमेल बिठाने में उन्हें कठिनाई होती है, जिससे वे स्वयं को अप्रासंगिक महसूस करने लगते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि वृद्ध जनसंख्या की समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक हैं। इनके समाधान के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन योजनाओं के साथ साथ परिवार के भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है। वृद्धों को बोझ समझने के बजाय उन्हें अनुभव के भंडार के रूप में सम्मान देना ही सभ्य समाज की पहचान है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में दलित जातियों की वर्तमान समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो भारत में जो दलित जातियां हैं वर्तमान समय में उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता का अंत कर दलितों को समान अधिकार दिए हैं, परंतु सामाजिक और जमीनी स्तर पर यह समुदाय आज भी कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। सदियों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव के अवशेष आज भी आधुनिक स्वरूप में मौजूद हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं आज वर्तमान समय में उनके पास पाई जाती हैं। पहली समस्या है सामाजिक भेदभाव और हिंसा की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी छुआछूत की घटनाएं सामने आती हैं। दलितों के विरुद्ध बढ़ते अपराध, शारीरिक शोषण और सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाएं उनकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। यानी सामाजिक भेदभाव और हिंसा की घटनाएं आज भी जो है मौजूद हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है आर्थिक पिछड़ापन। दलित आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूमिहीन है और असंगठित क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूर या सफाई जैसे कार्यों में लगा हुआ है। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अगला समस्या देख लेते हैं। अगला समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी। हालांकि उनके यहाँ साक्षरता बढ़ी है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुंच अभी भी सीमित है। गरीबी के कारण कुपोषण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव इन समुदाय में अधिक देखा जाता है। अब अगली समस्या देख लेते हैं। अगली समस्या है राजनीतिक सशक्तिकरण का अभाव। यानी इनके यहाँ राजनीतिक सशक्तिकरण उतनी मात्रा में अभी नहीं पाई जाती है। आरक्षण के बावजूद नीति निर्धारण के उच्च स्तरों पर दलितों का वास्तविक प्रतिनिधित्व और उनके नेतृत्व की स्वीकार्यता में अभी भी बाधाएं हैं। यानी अभी भी इनका राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हुआ है। अगली जो समस्या है वो डिजिटल और आधुनिक विभाजन को लेकर के है। तकनीकी युग में शिक्षा और रोजगार के डिजिटल अवसरों तक पहुंच न होने से यह समुदाय विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि स्पष्ट है कि केवल कानूनी प्रावधान दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए समाज की मानसिकता में बदलाव, आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक जाति आधारित पूर्वाग्रह समाप्त नहीं होंगे तब तक वास्तविक सामाजिक न्याय की कल्पना अधूरी है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब खंड 100 देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सतत विकास क्या है, समकालीन परिदृश्य में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि सतत विकास होता क्या है, फिर समकालीन समय में सतत विकास का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको चर्चा यहाँ पर करनी है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सतत विकास का अर्थ ऐसे विकास से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि आने वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के साथ कोई समझौता न हो। यानी हम भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रख करके ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यह अवधारणा सबसे पहले 1987 में ब्रुंटलैंड रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। सरल शब्दों में यह केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने का एक मार्ग है। अब देख लेते हैं कि सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन माने जाते हैं। सतत विकास का जो पहला स्तंभ है वो आर्थिक विकास है और आर्थिक विकास न्याय संगत होना चाहिए और टिकाऊ होना चाहिए। दूसरा जो स्तंभ है वो सामाजिक न्याय है। समाज के हर वर्ग विशेषकर वंचितों के अधिकारों और जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। तीसरा जो स्तंभ है वो पर्यावरण संरक्षण है। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा इसमें होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि समकालीन परिदृश्य में सतत विकास का क्या महत्व है। तो समकालीन परिदृश्य में सतत विकास का जो पहला महत्व है वो है जलवायु परिवर्तन का समाधान। यानी इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान किया जा सकता है। समकालीन विश्व ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते समुद्री जल स्तर,
चरम मौसम की घटनाओं से जूझ रहा है। सतत विकास कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर देता है, जो मानवता के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यानी इसका पहला महत्व है जलवायु परिवर्तन का समाधान। अब अगला महत्व देख लेते हैं। अगला महत्व है संसाधनों का संरक्षण, यानी सतत विकास को अपना करके हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ये सभी सीमित मात्रा में है। वर्तमान उपभोग की दर इतनी तीव्र है कि यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। सतत विकास इन संसाधनों के पुनर्चक्रण और न्यूनतम उपयोग की सीख देता है, यानी इसको अपना करके हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अगला महत्व है खाद्य और जल सुरक्षा। बढ़ती जनसंख्या और घटती कृषि योग्य भूमि के कारण भविष्य में भोजन और स्वच्छ पानी का संकट गहरा सकता है। सतत कृषि और जल प्रबंध की तकनीकें इस जोखिम को कम करने में सहायक हैं। अगला महत्व देख लेते हैं। चौथा महत्व है आर्थिक स्थिरता। सतत विकास केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करता, बल्कि ग्रीन इकोनॉमी के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। यह उन आर्थिक मॉडल को खारिज करता है जो अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक विनाश करते हैं, यानी आर्थिक स्थिरता लाने में भी यह सहायता प्रदान करता है। अगला जो इसका महत्व है वो वैश्विक शांति और सहयोग को लेकर के है। गरीबी, भूख और संसाधनों की कमी अक्सर युद्ध और संघर्षों का कारण बनती है। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य दुनिया से असमानता मिटाना है, जिससे वैश्विक शांति स्थापित हो सके। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि आज सतत विकास कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। समकालीन परिदृश्य में जिस तरह से हम प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों का सामना कर रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही विकास संभव है। यदि हम आज सचेत नहीं हुए तो आने वाला भविष्य अंधकारमय होगा। अतः सामूहिक प्रयास और व्यक्तिगत जिम्मेदारी ही सतत विकास की कुंजी है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब छठा और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपराध को परिभाषित कीजिए, इसके कारणों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि अपराध होता क्या है, फिर अपराध के कारण कौन कौन से होते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। तो उत्तर में लिखेंगे सामान्य शब्दों में समाज के स्वीकृत नियमों और राज्य के कानूनों का उल्लंघन ही अपराध कहलाता है। यानी जब हम समाज के नियमों को तोड़ते हैं या राज्य के कानून को तोड़ते हैं तो उसी को अपराध के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी मानवीय क्रिया है जिसे समाज हानिकारक मानता है और जिसके लिए राज्य द्वारा दंड का प्रावधान किया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सदरलैंड के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि अपराध वह व्यवहार है जो समाज के कानूनों द्वारा निषिद्ध है और जिसके लिए दंड की व्यवस्था है। यानी इनका मानना है कि अपराध वह है जो कानूनों द्वारा रोका गया है और जिसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। अब अपराध के कारणों के बारे में जान लेते हैं कि अपराध के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण आर्थिक कारण है। इसमें सबसे प्रमुख है गरीबी और बेरोजगारी। जब व्यक्ति गरीब होता है, व्यक्ति बेरोजगार होता है तो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, वो भोजन, कपड़ा, मकान पूरा नहीं कर पाता है, तो अक्सर वह चोरी, डकैती या तस्करी जैसे अपराधों की तरफ मुड़ जाता है। तो इसका पहला कारण है गरीबी और बेरोजगारी। दूसरा कारण है आर्थिक असमानता। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि इससे व्यक्ति को ईर्ष्या पैदा होता है, उसके मन में असंतोष पैदा होता है, जो अपराध का आधार बनती है। अगला कारण देख लेते हैं। अगला कारण सामाजिक कारण है। इसमें प्रमुख रूप से दोषपूर्ण सामाजिकरण आता है। यदि बच्चे का पालन पोषण ऐसे वातावरण में हो जहां माता पिता या आस पड़ोस का व्यवहार आपराधिक हो तो वह एक अपराध बन जाता है, वह जो है एक आपराधिक व्यक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति ऐसे वातावरण में पलता है अपराध को एक सामान्य जीवन शैली वो मान लेता है। इसमें अगला जो कारण है वो पारिवारिक विघटन है। माता पिता के बीच झगड़े हों, तलाक या बच्चों की उपेक्षा उन्हें अपराधी गिरोहों की ओर आकर्षित करती है। बुरी संगत भी इस पर प्रभाव डालती है। किशोरों में अपराध का सबसे बड़ा कारण गलत दोस्तों का साथ होता है। अगला जो कारण है वो मनोवैज्ञानिक कारण है। मानसिक विकार हो गया, हीन भावना हो गया, अत्यधिक क्रोध या भावनात्मक अस्थिरता व्यक्ति को हिंसक अपराध करने के लिए उकसा सकती है। कुछ लोग रोमांच या थ्रिल के लिए भी अपराध करते हैं। अगला कारण देख लेते हैं।
अगला कारण है तकनीकी और आधुनिक कारण। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने साइबर अपराध को जन्म दिया है। सूचनाओं की चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी आज सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। भौतिकवादी संस्कृति में विलासिता की वस्तुओं को पाने की तीव्र इच्छा भी अपराध को बढ़ा रहा है। अब अगला कारण देख लेते हैं। अपराध का जो अगला कारण है वो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण है। कानून लागू करने वाली एजेंसियों की ढिलाई, न्याय मिलने में देरी और भ्रष्टाचार अपराधियों के हौसले बुलंद करते हैं। जब अपराधी को लगता है कि वह प्रभाव या पैसे के दम पर बच जाएगा तो अपराध की दर बढ़ती है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि अपराध एक जटिल सामाजिक समस्या है जिसकी जड़ें समाज की संरचना में गहराई तक फैली हैं। केवल कठोर दंड से अपराध मुक्त समाज की कल्पना करना कठिन है। इसके लिए आर्थिक सुधार, नैतिक शिक्षा, सुदृढ़ पारिवारिक वातावरण और त्वरित न्याय प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक अपराध के मूल कारणों जैसे गरीबी और अज्ञानता को दूर नहीं किया जाएगा तब तक समाज को इससे पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।